हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। प्यारे बच्चों, आज हमारे यूनिट नंबर 3 है जिसके एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं सारे एमसीक्यू वही होंगे जो पिछले वर्षों में आपके सेट के एग्जाम में 2021 से लेकर के और अभी 25 तक जितने भी आपके आसपास के राज्य में या आपके राज्य के अंदर जितने एग्जाम हुए उन सभी के अंदर जो आए हुए क्वेश्चन है बच्चे वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी यूनिट नंबर 3 है बच्चे, फंडामेंटल प्रोसेसेस या मूलभूत जो प्रक्रियाएं होती हैं। इनके अंदर सामान्यतः आप लोग पढ़ते क्या हो बच्चे, इस यूनिट के अंदर आप लोग डीएनए और आरएनए उनके लेवल पे जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे सामान्यतः डीएनए की कॉपी जो बनती है, डीएनए की कॉपी बनना मतलब रेप्लिकेशन या प्रतिलेखन आप जिसको बोलते हो। और रेप्लिकेशन के दौरान रिपेयर कैसे होती हैं चीज़ें, प्रूफ रीडिंग कैसे होता है बच्चे, डीएनए का रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे, आरएनए का सिंथेसिस कैसे होता है वो पढ़ेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है बच्चे। मतलब इस प्रकार की चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। अगर आप भी बैच के अंदर जुड़े हुए हो तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, अभी अपनी बैच में यही यूनिट चल रही है। आज का हमारा मेन जो हमारा सेशन है बच्चे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा बच्चे। क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा मैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। हाईली रिपीटिटिव डीएनए सीक्वेंस। देखो भाई, डीएनए की डेफिनेशन, डीएनए जब आपने पढ़ा था, जब यूनिट पढ़ी है आपने, तो आपने दो प्रकार के पढ़े थे। एक आपने पढ़ा था यूनिक डीएनए पढ़ा था बच्चे आपने, एक आपने रिपीटिटिव डीएनए पढ़ा था बच्चे। तो उसी के आधार पर बोला है कि भाई जो आपकी डीएनए का सीक्वेंस होता है ना, उसके अंदर कई डीएनए ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मतलब हमारा जीनोम, जो हमारा जीन्स, हमारा जीनोम है बच्चे, जेनेटिक मटेरियल है, उसमें डीएनए के कई टुकड़े ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, सेम ही प्रकार के डीएनए रिपीट होते हैं। आर नॉर्मली कंसंट्रेटेड इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स नियर। आपसे पूछा है कि भाई जो आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, उनके अंदर वो क्रोमोसोम के किस हिस्से में पाए जाते हैं। मतलब रिपीटिटिव डीएनए जो होते हैं, जो बार बार आते हैं, वो क्रोमोसोम के किस हिस्से में होते हैं बच्चे। ये देखिए, यूक्रोमेटिक रीजन, सेंट्रोमेरिक रीजन में होते हैं, या फिर बच्चे आपका न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन में होते हैं, या फिर यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों ही रीजन में होते हैं। ये दोनों भी आपको पूरा पूरा समझा चुका हूं मैं। अब आइए हम अपनी इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं पूरी तरह से, जो आपके डाउट सारे क्लियर कर दे बच्चे इतनी सिंपल लैंग्वेज में। तो यूकारियोटिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनमें डीएनए का कुछ हिस्सा बहुत अधिक दोहराव यानी कि बहुत ज्यादा रिपीटेशन सीक्वेंस वाला होता है। मतलब कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सीक्वेंस बार 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 सेम सीक्वेंस आकर के होते हैं। इनको हम कहते क्या हैं, इनको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए कहते हैं बच्चे। ये अत्यधिक दोहराव वाला डीएनए आमतौर पे, यानी जो रिपीटिटिव डीएनए है बच्चे, आमतौर पे ये गुणसूत्र के सेंट्रोमियर वाला जो क्षेत्र होता है ना बच्चे, वहां पे, और जो टेलोमेयर होता है वहां पे पाया जाता है। टीलोमेयर यानी टेल यानी सिरों के पास में बच्चे, और सेंट्रोमेयर का मतलब होता है जो केंद्रीय स्थान होता है आपका, सेंट वहां पे पाया जाता है आपका। ठीक है। सेंट्रोमियर, अब परिभाषा सुन लो, सेंट्रोमियर वो स्थान होता है जहां कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। ये आपका क्रोमोसोम है बच्चे, तो ये वाला जो होता है ना, ये सेंट्रोमियर वाली जगह होती है। स्पिंडल फाइबर यहीं आकर के जुड़ते हैं जब सेल का डिवीजन होता है। अब उसके लिए आपको सेल डिवीजन भी पढ़ लिया होगा आपने, और ये जो ये प्रोसेस है वो भी पढ़ी होंगी। ये जो आपका रिपीटिटिव वाला डीएनए है बच्चे, ये कोडिंग नहीं करता, बल्कि हमारा जो क्रोमोसोम है ना, उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, और हमारा सेल का जो डिवीजन होता है उस समय भी बच्चे जो क्रोमेटिड्स होते हैं ना, उनका सेपरेशन, उनका अलगाव अच्छी तरह से हो जाए, ये भूमिका निभाता है। ओके सर। तो बच्चे आप जैसा देख पा रहे हैं, क्वेश्चन तो हमने किया ही क्लियर, क्वेश्चन के साथ जुड़ी हुई तीन बातें हमने और भी क्लियर की। सेंट्रोमेयर क्या होता है, और जिस जिस रिपीटिटिव डीएनए के बारे में क्वेश्चन था उसको सैटेलाइट भी कहते हैं हम लोग, और उसका एक्चुअली फंक्शन क्या है वो भी हमने यहीं पर किया बच्चे। तो अब कंसेप्ट आप कहीं पे पढ़ोगे ना, तो वहां भी चीजें तो यही सीख के आते हो, वहां पे पूरी प्रोसेस के अंदर सीख के आते हो। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको मेन मेन बातें सारी वो बता दी जहां से क्वेश्चन बनता है। अब आ जाओ बच्चे, लैक रिप्रेसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लैक, लैक का मतलब क्या होता है बच्चे, जो सिमिलर टाइप के कुछ जीन्स होते हैं उनसे बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो कि यंत्र होता है। यंत्र मतलब बाहर का नहीं,
ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही होता है। जैसे लैक ओपेरोन का नाम सुना होगा आपने, मैंने कंसेप्ट जब करवाए थे आपको पढ़ाया भी था। तो उसमें मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी बच्चे, प्रोमोटर एक बताया था मैंने, रिप्रेसर आपको बताया था बच्चे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो इसने कहा कि जो लैक का रिप्रेसर है ना, वो किसका एग्जाम्पल है बच्चे? ये आपने बताना है। हेलिक्स लूप हेलिक्स, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, C2C2 जिंक फिंगर या C2S2 जिंक फिंगर। अब समझिए इनकी मीनिंग क्या है। हम अपने क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, लैक रिप्रेसर, लैक के अंदर जो रिप्रेसर है बच्चे, वो एक प्रोटीन होता है जो कि डीएनए के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस यानी कि एक अनुक्रम से जुड़ के, मतलब ऑपरेटर से जुड़ के जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। भाई देखो, एक होता है इनिशिएटर या प्रोमोटर। प्रोमोटर मतलब जहां से आप ये मान लो कि जीन अपना काम करना शुरू करते हैं तो प्रोमोटर करवाता है। लेकिन ये प्रोमोटर अपना काम कराएगा कि नहीं कराएगा जीन के द्वारा, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है रिप्रेसर पे। अगर ये ऑपरेटर और रिप्रेसर जुड़ जाए, जुड़ते ही साथ जीन का फंक्शन ऑफ हो जाएगा। लैक ओपेरोन के अंदर ऐसे ही तीन चीजें आपने पढ़ी थी बच्चे। तो तीन चीजों में से हमने ये भी पढ़ा था कि सर रिप्रेसर जो है ना, ये जैसे ही जुड़ गया, ये ऐसा प्रोटीन होता है, अगर ऑपरेटर से जुड़ गया तो ऑपरेटर बोलेगा भाई जीन तुझे काम नहीं करने देंगे। तो यही काम करता है बच्चे। ओके सर, ये प्रोटीन डीएनए के साथ जुड़ने के लिए एक विशेष डिजाइन का उपयोग करता है, और उस डिजाइन का नाम है बच्चे हेलिक्स टर्न हेलिक्स। यानी जिस विशेष संरचना जुड़ने के लिए जिस स्ट्रक्चर में होता है उसका नाम है हेलिक्स टर्न हेलिक्स बच्चे, है ना? उसको कहा जाता है, या फिर बच्चे मोटिफ कहा जाता है। इस मोटिफ में दो अल्फा हेलिक्स होते हैं जो एक छोटे अमीनो एसिड की टर्न जो होती है उसके द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें से एक हेलिक्स डीएनए की जो मेजर एंड है उसमें फिट हो जाता है, और विशिष्ट बेस जो सीक्वेंस है उनकी पहचान करता है। ये मोटिफ कई प्रोकारियोटिक प्रोटीनों में पाया जाता है और डीएनए प्रोटीन बाइंडिंग की सटीकता के लिए जिम्मेदार होता है बच्चे। तो अगर ये आपने देखो, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट हमारे ऐसे आएंगे प्यारे बच्चों, अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आप रिलेट कर पाओगे, लेकिन आप बिना कुछ पढ़े अगर हो तो कुछ चीजों में समस्या आ सकती है। देखो बेनिफिट तो होगा एमसीक्यू सेशन का, लेकिन फिर इमेजिनेशन में दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए जहां पर आपको लगे कि सर यहाँ इमेजिनेशन में प्रॉब्लम आ रही बच्चे, उसके लिए कंसेप्ट पे जाके उसको पूरा पढ़ो और फिर से दोबारा से सेशन देखो तो आपको और बेनिफिट होगा। बट ये ध्यान रखना, सेशन अगर शुरू कर दिया है तो जितना यहां से आप गेन कर सकते हो वो गेन करके आपको जाना भी है। आ जाओ भाई, तीसरा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका 20 में आया था, सारे क्वेश्चन वही जो आ चुके हैं बच्चे। यहाँ पे देखिए आप बच्चे, एस्केरेकिया कोलाई, आप सभी ने नाम सुना होगा किसका? ई कोलाई का नाम तो सुना ही होगा बच्चे आप सभी ने। एस्केरेकिया कोलाई में जो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, क्या दिया बच्चे? देखो एस्केरेकिया कोलाई के अंदर बोला कि भी ट्रिप्टोफैन ओपेरोन जो है ना, डिमोन्स्ट्रेट द लेवल ऑफ रेगुलेशन, वो किस प्रकार का रेगुलेशन शो करता है, उसका नाम क्या है बच्चे? बाय द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इफ ट्रिप्टोफैन इज अबंडेंट इन सेल। देखो यार, यहां भी बात तो हमारी किसकी है? ओपेरोन की। ओपेरोन का मतलब जीन्स का ग्रुप जो लगभग सिमिलर फंक्शन करते हैं। सेम फंक्शन नहीं, सिमिलर टाइप के फंक्शन बोलते हैं। ओपेरोन एक्चुअली में ऐसा जीन्स का एक ग्रुप है जिसके साथ में कुछ रिप्रेसर नाम के प्रोटीन भी होते हैं जिसके आसपास। अगर रिप्रेसर उसके साथ जुड़ जाते हैं तो वो जीन्स काम करना बंद कर देंगे, नहीं जुड़ते हैं तो काम करते रहेंगे। इसने अभी आपको क्या बोला है? इसने आपको बोला है कि भी मान लो एक ट्रिप्टोफैन ओपेरोन की बात करते हैं। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन मतलब, ओपेरोन मतलब जीन्स का ग्रुप, ट्रिप्टोफैन का मतलब जो ट्रिप्टोफैन का निर्माण करते हैं। इसने कहा कि भाई जो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन है ना, वो कैसे काम करता है? बोला वो काम ऐसे करता है कि भाई अगर सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन बहुत सारी मात्रा में है तो वो बनाना बंद कर देगा। भाई हमारी बॉडी में कुछ तो ओपेरोन ऐसे होते हैं कि जो लगातार अपना काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, हमेशा ऑन पोजीशन में होते हैं, मतलब वो जीन्स हमेशा एक्टिव होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्टिव नहीं होते, लेकिन जब उनके द्वारा बनाए जाने वाले मटेरियल की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो एक्टिव हो जाते हैं। मतलब कुछ ओपेरोन ऐसे हैं जो बॉडी में हमेशा एक्टिव रहते हैं, कुछ ओपेरोन ऐसे हमारी बॉडी में जो कि हमेशा इनएक्टिव रहते हैं। आपसे बोला भाई देखो यहाँ पर हमने क्या कहा कि भाई ट्रिप्टोफैन जो है ना, ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए जो ओपेरोन होता है वो क्या होता है? लगातार एक्टिव होता है।
हमारी बॉडी में, लेकिन रुकता कब है? अगर ट्रिप्टोफैन बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो वो रुक भी जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको अटेन्युएशन कहा जाएगा, इसको टर्मिनेशन कहा जाएगा, इसको या फिर कॉर्पोरेशन कहा जाएगा, या एक्टिवेशन कहा जाएगा बच्चे। तो नाम क्या सही क्या होगा? सही होगा बच्चे सी वाला, अटेन्युएशन इसको हम लोग बोलते हैं इस प्रोसेस को। ई कोलाई के अंदर ट्रिप्टोफैन जो ओपेरोन है बच्चे, उसका जो नियमन का मतलब है कंट्रोल करने का तरीका जो है, एक विशेष सिस्टम को प्रदर्शित करता है और उस सिस्टम को बोलते हैं क्षीणन या अटेन्युएशन कहा जाता है। ये प्रक्रिया क्या करती है? ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ही होती है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन जानते हो ना? ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए बनने की प्रक्रिया, उसी के दौरान होता है। जब कोशिका में ट्रिप्टोफैन प्रचुर मात्रा में होता है तो जो आपका सीक्वेंस होता है ना, वो क्या होता है? सीक्वेंस आपका क्या करेगा? वो एमआरएनए में एक विशेष टर्मिनेशन हेयर पिन जैसी संरचना बन जाती है और ये संरचना आरएनए पॉलीमरेज को ओपेरोन के मुख्य जीन तक पहुंचने से पहले ही प्रक्रिया समाप्त करने पर मजबूर कर देती है और इस प्रकार से वो बनना बंद हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चे। यहां बोला है कि एक होता गाइड आरएनए, सुना होगा बच्चे आपने, गाइड आरएनए का नाम सुना होगा। मतलब जो गाइड करता है, जो दिशा दिखाता है हमारी प्रोसेस को, हमारी प्रक्रिया को। गाइड आरएनए डिपेंडेंट, गाइड आरएनए के ऊपर निर्भर जो आपका इंसर्शन होता है बच्चे, यूरिडाइलेट रेजिड्यू, कब? ड्यूरिंग आरएनए एडिटिंग रिक्वायर्स ऑल द एंजाइम एक्सेप्ट। आरएनए के जो संपादन के दौरान यूरिडाइलेट के जो अवशेष होते हैं बच्चे, उनका गाइड आरएनए पे डिपेंड होकर सम्मिलित के लिए सभी एंजाइमों की आवश्यकता होती है सिवाय इस एंजाइम के। मतलब इनमें से कौन से एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है गाइड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस में? अब समझिए पहले एक बार, अभी तक समझ में नहीं आया होगा, मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। एक एक शब्द आपके लिए छांट के लिखा है बच्चे। देखो भाई, ट्रीपैनोसोम जैसे आपने सुना होगा, ट्रीपैनासोमा या ट्रीपैनोसोम ऑर्गेनिजम्स के नाम, माइक्रोब्स के नाम है। इन जैसे जीवों के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, उनमें अगर उनके हम आरएनए की एडिटिंग करते हैं, उनके हम आरएनए की एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग मतलब अपने अनुसार बदलाव करते हैं, तो उस दौरान यूरिडाइलेट के अवशेषों को जोड़ने के लिए एक जटिल मशीन काम करती है और इस मशीन में एक गाइड आरएनए बच्चे आधार प्रदान करता है। यानी गाइड आरएनए पे डिपेंड होती है वो प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में सबसे पहले एक एंडोन्यूक्लिएज एमआरएनए को काटा जाता है। इसके बाद टीयूटेज यानी टर्मिनल यूरिडाइल ट्रांसफेरेज बच्चे, ये एंजाइम क्या करता है? गाइड आरएनए के आदेश के अनुसार जो आपके ये यूरिडाइलेट अवशेष थे ना बच्चे, उनको जोड़ता है। अंत में आरएनए लाइगेज जो है उन कटे हुए सिरों को दोबारा सील कर देता है। हालांकि जो आपका थर्ड एक्सोन्यूक्लिएज का उपयोग एडिटिंग के दौरान जो आपके यूरिडाइलेट अवशेष है उनको हटाने के लिए किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से केवल अगर हम इंसर्शन की प्रक्रिया में बात करें तो इसकी प्राथमिक आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये है बच्चे, आपसे ये पूछा था किसकी आवश्यकता नहीं है। जिसकी आवश्यकता पड़ी हमने पहले 4 या 5 लाइनों में देख लिया और फिर हमने कहा कि भाई जो ये ऑप्शन आपका एक्सोन्यूक्लियस वाला दे रखा है ना, इसका उपयोग तो हम लोग जो आपका यूरिडाइलेट के अवशेष उनको हटाने के लिए करते हैं, तो इंसर्शन में तो हम इसका उपयोग नहीं करते। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, जो किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है सर, 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। इन द RNAi रेगुलेटरी पाथवे, एक बच्चे पाथवे का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस किन किन स्टेप से किस किस ऑर्गेन से होकर के गुजर रही है, उसके लिए हम लोग पाथवे शब्द का यूज करते हैं। और यहाँ पाथवे का नाम दे रखा बच्चे RNAi रेगुलेटरी पाथवे। आपसे पूछा कि DICER जो एंजाइम क्लीवेज है उसके बारे में बताओ कि वो क्लीवेज कैसे होती है। मतलब RNAi विनियामक मार्ग में DICER एंजाइम विभाजित होता है बच्चे। कैसे विभाजित होता है अभी समझते हैं। अब कुछ बच्चों ने तो इनके नाम भी नहीं सुने होंगे,
लेकिन ध्यान रखना बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि एक यूनिट में वो आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ एक यूनिट आपके सीखने से क्वेश्चन उसी यूनिट के नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रेट हो जाते हैं कई बार दो दो यूनिट। तो आपको पिछली यूनिट के कंसेप्ट भी आने चाहिए और अगली के कंसेप्ट भी आने चाहिए। इसीलिए तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। बच्चों को लगता है कि हर छोटे-मोटे एग्जाम की तरह से ये भी ऐसे ही होता है कि यूनिट कर ली इसका मतलब सारे क्वेश्चन बन जाएँगे। बहुत सारे इंटीग्रेट क्वेश्चन आते हैं बच्चे। एक-एक यूनिट की चीज़ें दूसरी यूनिट के अंदर आपकी जा कर के काम करती हैं। समझिए, अभी कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है कि भाई आरएनए पॉलीमरेज इनटू नॉन फंक्शनल पीसेज, मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अक्रिय टुकड़ों में बँट जाता है। ऐसे-ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप क्लास को रोक के पढ़ सकते हो। हम आते हैं बच्चे आप सभी को बताने के लिए कि आपकी एक्सप्लेनेशन सही क्या है। देखो भाई, आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, ये जिसको आप लोग आरएनएआई बोलते हो बच्चे, एक रक्षात्मक और नियामक सिस्टम होता है। नियामक मतलब रेगुलेशन करने वाला, नियंत्रित करने वाला सिस्टम होता है। इस सिस्टम के अंदर जो DICER बच्चे आपके सामने लिखा है डाइसर, इसमें जो डाइसर एंजाइम है ना, एक कैंची की तरह से काम करता है। जब कोशिका के अंदर कोई लंबा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रवेश करता है तो डाइसर उसे पहचानता है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम स्मॉल स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बोलते हैं, SIRNA बोलते हैं बच्चे। ये टुकड़े आमतौर पर 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं। इसके बाद ये छोटे टुकड़े RISC कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़कर अपना कॉम्प्लीमेंट्री mRNA को नष्ट करने का काम करते हैं। इसका मतलब हुआ कि डाइसर का मुख्य कार्य लंबे स्ट्रैंडेड आरएनए जो होते हैं ना, उनको छोटे छोटे एक्टिव टुकड़ों में विभाजित करना होता है। ये बच्चे आपको दे रखा है और ये देखो ये रहा कि ये एंजाइम क्या विभाजित करता है, जो आपके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं उनको छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। इसलिए सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा। बच्चे आपसे यही पूछा था कि भी आरएनएआई रेगुलेटरी पाथवे के अंदर डाइसर एंजाइम क्लीवेज, डाइसर एंजाइम किसको तोड़ता है, आपने समझ लिया। हो सकता है कि एक बार क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने से आपको ये भी समझ में ना आए कि पूछा क्या जा रहा है, लेकिन बच्चे एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ेंगे ना, इतने सिंपल शब्दों में बना रखे हैं, इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे बच्चे कितनी मेहनत लगी है। ये ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप इंटरनेट पे गए, आप किसी भी इंटरनेट के चैट जीपीटी कहीं भी चले जाओ, ये एक्सप्लेनेशन निकाल के बता दो मुझे, नहीं निकाल पाओगे बच्चे। बहुत दिन रात कितने लगे इन चीज़ों पे, आप सभी के लिए आप अनुमान नहीं लगाओगे। और यही सारी चीज़ें जो आपके लिए मैंने बुक तैयार करी है सेट की, उस बुक के अंदर 13 की 13 यूनिट के जो 1300 क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर सारे, हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन उस बुक के अंदर ऐसे ही है। तो अभी भी अगर आपने नहीं मंगवाई है तो आप संसारम एप्लीकेशन से ऑर्डर कर लीजिए बच्चे उसको। छठे क्वेश्चन पे आ जाओ प्यारे बच्चे। छठा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है सर? ये कह रहा देखो आरएनए के प्रसंस्करण मतलब आरएनए के प्रोसेसिंग और एंड मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब उसमें संशोधन, इसके लिए प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए नीड्स ए क्लास ऑफ स्मॉल आरएनएज कॉल्ड। आरएनए के एक वर्ग की आवश्यकता होती है जिसे क्या कहा जाता है? देखो क्वेश्चन फिर से घुमा के दिया है, बोला भाई हमारे पास जो आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, उस आरएनए को मॉडिफाई करने के लिए या उसको प्रोसेस करके फाइनल स्टेज में बनाने के लिए हमें छोटे छोटे आरएनए के ग्रुप की आवश्यकता होती है, उनको क्या कहा जाता है? ये आपके नाम है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन अभी अभी आपने पीछे पढ़ा, उसके अंदर इसकी भी एक्सप्लेनेशन छिपी हुई थी बच्चे, और आपने अभी भी आंसर किया था। यहाँ भी आपको क्लियर तौर पे दिख रहा है बच्चे, तो उनको क्या कहा जाएगा समझिए जरा। राइबोसोमल आरएनए जो है ना, उनकी प्रोसेसिंग और उनकी संशोधन यानी मॉडिफिकेशन के लिए छोटे छोटे आरएनए के मॉलिक्यूल्स के एक विशेष क्लास यानी वर्ग की आवश्यकता होती है, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चे? उनको कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए कहा जाता है। ये विशेष एंजाइमों को आरएनए के उन सटीक स्थानों तक ले जाते हैं जहां मिथाइलेशन या फिर बच्चे डाइलेशन जैसे संशोधन होने होते हैं। मतलब जहां संशोधन की प्रक्रिया है, जहां सुधार होने हैं, ये क्या करते हैं? ये जो आपके स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए क्या करते हैं बच्चे? ये आपके एंजाइमों को उसी स्थान तक ले जाते हैं जहां पर मॉडिफिकेशन करना है, यही इनका कंट्रीब्यूशन होता है। बाकी मिथाइलेशन वाली प्रोसेस आई थिंक कल वाली क्लास में ही हमने क्लास में पढ़ी थी, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे।
चलिए सर, अगले पे आ जाओ, 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग हमारे जीनोम की संपादन का मतलब होता है एडिटिंग में नहीं किया जाता? मतलब बच्चे देखो, आप जानते हैं कि आज हमारा जीन, हमारा जेनेटिक मटेरियल के अंदर एडिट करने का मतलब है कि अगर मेरे जीन के अंदर कोई जीन के अंदर कोई डिफेक्ट है और जिसके कारण मुझे बीमारी है, कैंसर की बीमारी मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, और भी कोई बीमारी है, अगर हमें पता है कि मेरे जीन में दिक्कत है, आज हम क्या कर सकते हैं, उस खराब हिस्से को काट के उसकी जगह दूसरा लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं जीन एडिटिंग। तो उसके लिए बच्चे कौन से एंजाइम का उपयोग या प्रोटीन का उपयोग नहीं किया जाता है? जेडएफएन, टेलिन्स, एमएचसी या क्रिस्पर कैस 9 बच्चे, ये आपसे कहा गया है। 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा बच्चे? डी वाला होगा। थोड़ा बता देता हूँ। जीनोम एडिटिंग के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने डीएनए को सटीक रूप से काटने और बदलने के लिए कई प्रोटीन के उपकरणों का उपयोग किया। इसमें जिंक फिंगर न्यूक्लिएज है, आपका बच्चे टैलेंस हैं, और आपका जो ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है आपका क्रिस्पर कैस 9, ये आपने भी पढ़ा होगा, शामिल है। चौथा जो ऑप्शन दे रखा था वो इस काम में नहीं आता। एमएचसी जो होता है ना, एमएचसी चौथा ऑप्शन था। एमएचसी तो आपका बच्चे एमएचसी 1, एमएचसी 2, ये तो हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा होता है। इम्यूनिटी के अंदर एंटीजन्स को प्रेजेंट करने के लिए एक मॉलिक्यूल होता है बच्चे, हमारे एंटीबॉडी मारने के लिए आते हैं एंटीजन को, तब मार पाएंगे जब ये प्रेजेंट करता है। तो ये आपका जीन एडिटिंग में काम नहीं आता, यही आपका सही आंसर होगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे। बैक्टीरियोफेज लैम्बडा, द फैक्टर एक्टिंग एज ए रिप्रेसर दैट अलाउज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइटिक साइकिल इज। बैक्टीरियोफेज लेमडा जो है बच्चे, उसमें रिप्रेसर के रूप में काम करने वाला एक फैक्टर होता है जो कि लाइटिक साइकिल जो होती है ना इसके अंदर, उसकी स्थापना या उसको स्टार्ट होने की अनुमति देता है। उसका केवल नाम पूछा, नाम आसान सा, डी वाला क्रो लिखा होगा, देखो बड़ा क्रो बच्चे, ये क्रो से आपको याद भी आया होगा थोड़ा बहुत। बैक्टीरियोफेज लेमडा के जीवन चक्र में 2 कंपिटिटिव साइकिल होती हैं, एक लाइसोजेनी और एक बच्चे लाइटिक। लाइटिक साइकिल की स्थापना या उसकी शुरुआत के लिए क्रो प्रोटीन एक निर्णायक रिप्रेसर के रूप में कार्य करता है। क्रो प्रोटीन सबसे पहले बच्चे जो हमारे सीआई जीन है ना, जो कि लाइसोजेनी बनाए रखते हैं, उसके प्रमोटर को ब्लॉक कर देता है। भाई रिप्रेसर कोई भी हो, रिप्रेसर का काम ही होता है प्रमोटर को ब्लॉक करना, तभी तो आगे प्रोसेस नहीं होगी। बस यही चीज आपको दे रखा है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। कोविड-19 डज नॉट पजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाई। कोविड-19 जो है बच्चे, उसके पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, वो नहीं होता, क्यों? 4 ऑप्शन है, आप आराम से रोक करके पढ़ सकते हैं बच्चे। मैं हर क्वेश्चन पे नहीं रुक सकता, अगर मैं हर एक के ऑप्शन बार बार पढ़ूंगा बच्चे दोनों लैंग्वेज में, तो देखो फिर आउटपुट नहीं आएगा, फिर 1 घंटे में 25 क्वेश्चन भी नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। तो आप चाहें तो आप रोक के पढ़ सकते हैं। बाकी मेरा अनुमान बस ये रहता है कि आपको क्वेश्चन के साथ ही मैं एक्सप्लेनेशन ऐसे बता दूं कि आपकी नॉलेज बढ़े। देखो भाई, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, आ जाइए जरा क्वेश्चन पे आ जाइए। कोविड-19 पैदा करने वाला जो वायरस है बच्चे, SARS-CoV-2, ये एक आपका क्या है, ये धनात्मक अर्थ एकल रज्जुक आरएनए, मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला वायरस होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ये वाली बात। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका आरएनए जो है ना, वो सीधे ही मेजबान यानी होस्ट सेल के राइबोसोम के द्वारा पहचाना जा सकता है और तुरंत प्रोटीन बनाना शुरू कर सकता है बच्चे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की आवश्यकता रेट्रोवायरस जैसे HIV हो गया, उसको होती है, जो अपने आरएनए को डीएनए में बदलकर मेजबान के जीनोम में शामिल करना चाहते हैं। कहने की बात है कि जो एक बैक्टीरिया आया, एक वायरस आया, एक मान लो मेरी सेल के अंदर आया, तो मेरी जो सेल है बच्चे, वो होस्ट सेल है, वो मेजबान सेल है, और इसने आक्रमण किया सेल के ऊपर। अगर ये आरएनए ही डायरेक्टली मेरी सेल में इंजेक्ट करेगा ना, तो इसको फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये अपने आरएनए को डीएनए में बदल के मुझ में इंजेक्ट करेगा, तो इसको बच्चे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी भाई? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए को बनाना,
जिसने मेरी बॉडी में डीएनए डाला है बच्चे, तो उसको आरएनए बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। जो सीधा ही आरएनए डाल रहा है तो आवश्यकता ही क्या है मेरे भाई, नीड ही नहीं पड़ेगी। यही बात आपको यहाँ पे समझाई गई है। 10वें क्वेश्चन पे आ जाइए प्यारे बच्चे, क्या लिखा आपने? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट mRNA? कौन सी बात सही है समझो। पहले एक बार यहाँ स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगा। देखो भाई, जो mRNA है बच्चे, ये डीएनए से ही बना होता है, पहली बात लिखी है। फिर बोला कि RNase 3 जो एंजाइम है ना, इसको प्रोसेस करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। फिर लिखा कि ये लगभग 21 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है। फिर लिखा कि ये आपका एंटीसेंस के समान होता है। 4 बातें। अब आ जाइए इनमें से क्या बात सही है। देखो भाई, पहली बात तो RNA के सामने जो MI लिखा हो तो आपको बोल समझना है माइक्रो RNA। mRNA के बारे में ये जो 1 2 3 सही है कथन। mRNA का निर्माण कोशिका के न्यूक्लियस में डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से होता है, ठीक है सर। इसकी परिपक्वता यानी मैच्योर करना या प्रोसेस करने में RNase 3 कैटेगरी के एंजाइम जैसे डाइसर हो गया, जैसे ड्रोसा हो गया, ये शामिल होते हैं। फिर बच्चे, एक परिपक्व माइक्रो RNA अणु की लंबाई लगभग 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड के बीच होती है, ये बात भी सही है ना। ये कथन थी था। और कथन 4 गलत है, क्योंकि माइक्रो RNA जो है वो एंटीसेंस तरीके से बाइंड कर सकता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर और फंक्शन के रूप में एंटीसेंस RNA से अलग होता है। इसने समान बताया है, तो यही गलत हो जाएगा। तो 1 2 और 3, 3 सही है बच्चे आपने। अगले पे आ जाइए, क्वेश्चन क्या है आपका? द प्रोटीन बाइंडिंग साइट इन डीएनए, डीएनए के अंदर प्रोटीन के जुड़ने की जो जगह होती है, कैन बी आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना जा सकता है कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा? ये आपसे पूछा है। डीएनए फुटप्रिंटिंग से, मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे से, वेस्टर्न ब्लोटिंग से, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बच्चे? तो उसको हम पहचान सकते हैं डीएनए फुटप्रिंट। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई विशेष प्रोटीन डीएनए के किस हिस्से से जुड़ता है। इस प्रक्रिया में डीएनए के एक सिरे को हम लेबल कर देते हैं। लेबल करने का मतलब होता है कि हम ऐसा कोई डाई या रेडियो एक्टिव मटेरियल या ऐसी पहचान के लिए उसके अंदर कुछ भी डाल देते हैं, और फिर उसको हम प्रोटीन के साथ में रखते हैं। उसके बाद डीएनए को काटने वाले केमिकल्स और एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। जहां प्रोटीन डीएनए से मजबूती से जुड़ा हुआ है, वहां डीएनए कटने से बच जाता है, और जहां बच गया मतलब ये समझ गए हम लोग कि यहीं पर जुड़ा है। यही प्रोसेस, मैंने पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करके लिख दी। डीएनए फुटप्रिंटिंग क्या है, उद्देश्य क्या है, वो हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप वैसे ही समझ गए होंगे। फिर आ जाइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लैक ओपेरोन के संवैधानिक उत्परिवर्तन में नहीं पाया जाता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो विल नॉट बी फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन ऑफ लैक ओपेरोन? देखो भाई, आप कहोगे सर क्या बोल दिया इसने, पूछ क्या लिया सर, हम तो वही नहीं समझ पा रहे। समस्या तो यहाँ फंस रही है। एक्सप्लेनेशन से समझोगे मेरे भाई कि क्या कहा। आओ इसी से बताता हूं आपको। देखो, पढ़ते पढ़ते मैं गारंटी लेता हूं आपको समझ में आ जाएगा कि पूछा क्या था और हम बता क्या रहे हैं। लैक ओपेरोन में संवैधानिक उत्परिवर्तन या कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब समझते हो ना, ओपेरोन के जो जीन हैं उन जीन की सीक्वेंस में बदलाव होना। इसका मतलब ये है कि ओपेरोन हमेशा ऑन रहता है। यह तब होता है जब रिप्रेसर खराब हो, रिप्रेसर खराब हो, या फिर जो रेगुलेटरी जीन है उनमें गड़बड़ी हो, या फिर ऑपरेटर का जो रिप्रेसर है उसको पकड़ ना पाए, है ना। ये तीनों जो स्थितियां है ना, उसमें हमारा रिप्रेसर का काम रुक जाता है और जीन व्यक्त होते रहते हैं। हालांकि यदि प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज को नहीं खोज पा रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू ही नहीं होगा और ओपेरोन हमेशा ऑफ रहेगा। क्योंकि यहां पर बात आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन का बताया गया, तो यहां अर्थ हमेशा सक्रिय रहता है, इसलिए जो हमारा डी वाला आंसर है वो इसमें संभव नहीं है बच्चे। यही इसने पूछा था आपसे कि जो हमारा कौन सी सिनेरियो नहीं मिलेगा, कब? जब कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन हो जाए लैक ओपेरोन का। कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन का मतलब है
अभी यहाँ क्लियरली आपने देखा सर, इसका मतलब है कि जो ओपेरॉन है ना, वो कभी बंद ही ना हो, हमेशा ऑन रहे। कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेशन मतलब सीक्वेंस में चेंज होने से ऐसा होता है बच्चे। बाकी सारे संभावित रीजन यहाँ पर बता दिए गए हैं कि 3 रीजन से ऐसा हो सकता है, या तो रिप्रेसर खराब हो या रिप्रेसर ऑपरेटर को पकड़ ना पाए बच्चे। एक चौथा रीजन भी आपको बताया गया है, बट यहाँ पर मेन तीनों चीजें आपकी शामिल होती है जो पहले 3 ऑप्शन में है, और जो लास्ट वाले ऑप्शन में है कि भाई प्रोमोटर अगर आरएनए पॉलीमरेज को ढूंढ ही ना पाए तो भी प्रोसेस शुरू नहीं होगी। तो सही आंसर डी वाला होगा, पहले 3 हो सकते हैं, चौथा नहीं होगा। फिर आ जाओ बच्चे 13। कुछ यहाँ पे फैक्टर्स के नाम दिए गए हैं बच्चे, गाल, एनएसी, ये कुछ आपके सामने बच्चे मल्टी फंक्शनल वायरुलेंस फैक्टर्स बताए गए हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोवंस, कौन से प्रोटोजोआ के अंदर ये होते हैं। आइए क्वेश्चन भी अच्छे से यहीं से समझ में आएगा, फिर से आ जाओ आंसर के साथ ही समझाऊंगा बच्चे। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है जो मनुष्यों के अंदर अमीबा से होने वाले जो पेचिस आपने सुना होगा उसका कारण बनता है। ये जो रोग फैलाता है ना, उसका एक प्रमुख कारण कौन होता है बच्चे, गैल या एनएसी जिसको आप बोलते हो। ये लेक्टिन नामक प्रोटीन है बच्चे। ये एक विषाणु कारक यानी वायरस फैलाने वाला फैक्टर है जो अमीबा को आंतों में म्यूकोसा और कोशिकाओं से चिपकने में सक्षम बनाता है। ये लेक्टिन विशेष रूप से गैलेक्टोज और एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन शर्करा को पहचानता है। चिपकने की यह प्रक्रिया संक्रमण शुरू करने के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। समझ गए होंगे बच्चे कि ये फैक्टर आपका किस प्रकार से काम करता है, अब क्लियर हो गया होगा आपको। 14 नंबर पे आ जाओ जरा। विच वन इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सीपीजी, सीपीजी के मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है बच्चे, ये आपसे क्वेश्चन दिया गया है। सीपीजी के मामले में कौन, देखो अब क्या चीज है पहले समझो इसको। ये सीपीजी क्या है, देखो भाई, सीपीजी डीएनए के वे क्षेत्र हैं जहां साइटोसिन और ग्वानिन की अधिकता होती है बच्चे। देखो सीजी साइटोसिन ग्वानिन की जहां अधिकता होती है, ये आमतौर पे जीन के जो प्रोमोटर क्षेत्र होता है ना वहां स्थित होते हैं। तो इसीलिए बच्चे आपका विकल्प सी गलत है जो इसने आपको दिया गया है। ठीक है, जो विकल्प सी में जो बात दी गई इसके अपोजिट दी गई है सीपीजी के बारे में कि भाई ये आपके मिथाइलेटेड होते, ये वाली बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपके एक बात ध्यान रखना, प्रोमोटर क्षेत्र में जो होते हैं ना वो आमतौर पर अनमिथाइलेटेड होते हैं। इसी का उल्टा इसने ऑप्शन सी में दिया था। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ प्यारे बच्चों। हिस्टोन एक प्रकार का मूल प्रोटीन है, ठीक है भाई हमें पता है, जो कि न्यूक्लियस में जो डीएनए से जुड़ता है और उसे क्रोमेटिन में बदलने में या क्रोमेटिन में कन्वर्ट होने में मदद करता है। इनमें से बताओ उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। तो यहां समय खराब नहीं करेंगे, सीधा आंसर पे आ जाओ। ये बात आप बहुत बार पढ़ चुके हो, मैं एक्सप्लेनेशन आपको पूरी बताता हूं। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैक करने के लिए एक ऑक्टोमर यानी 8 प्रोटीन का ग्रुप बनाता है। पूरा क्वेश्चन मैंने, ये जो अभी आपके सामने क्वेश्चन आया है बच्चे याद करो, क्लास के अंदर डिट्टो सेम टू सेम लैंग्वेज में मैंने बताया था, और ये देखो पीछे आपके पेपर में भी आया हुआ है। ये 8 ऑक्टोमर बनाता है। अब इसमें जो विकल्प बी दिया है ना वो गलत है, क्योंकि हिस्टोन ऑक्टोमर में प्रत्येक हिस्टोन जो H2A, H2B, H3, H4 की केवल 2-2 प्रतियां होती, मतलब 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन, उनकी 2-2 कॉपी, कुल मिला के 8 होते हैं। और वहां पर उसने 3 बोला है ऑप्शन नंबर बी में, पीछे जाके देखोगे तो वही गलत है, ज्यादा इस पे जाने की आवश्यकता नहीं है। 16 नंबर पे आ जाओ बच्चे। यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यीस्ट टू संकर प्रणाली इनमें से क्या समझने के लिए बच्चे आवश्यक है। तो भाई ये आपके जो Y2H प्रणाली है ना बच्चे, ये एक ऐसी मॉलिक्यूलर तकनीक होती है जिसका उपयोग मुख्य रूप से हम प्रोटीन और प्रोटीन के बीच में जो इंटरेक्शन, जो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण होते हैं, उनको खोजने और उनका अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बच्चे। तो ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं, बी आंसर में लिखी हुई ये बात। फिर आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, क्या कह रहा है आपको,
ये जो आपको माइक्रो आरएनए के ऊपर आधारित जो जीन्स को साइलेंस किया जाता है बच्चे, ये किसका एक प्रकार होता है, किसकी एक टाइप होती है, इनमें से ये बताना। तो बच्चे माइक्रो आरएनए आधारित जीन साइलेंसिंग को हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग भी कहा जाता है। यही आपका बी में दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर पे आ जाओ। कौन सी प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन जो विभिन्न प्रजातियों में किस प्रकार के हिस्टोन बहुत समान होते हैं, अलग अलग स्पीसीज में पाए जाने वाले हिस्टोन प्रोटीन के नाम लिख रखे हैं और इनमें से कौन कौन से सिमिलर होते हैं बच्चे। हिस्टोन प्रोटीन जीवन के विकास में सबसे ज्यादा कंजर्व प्रोटीनों में से एक है। विशेष रूप से जो कोर प्रोटीन है H2A, H2B, H3, H4 विभिन्न प्रजातियों में लगभग एक समान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए गाय, मटर के पौधे, इनमें H4 हिस्टोन में 102 अमीनो एसिड में से केवल 2 अमीनो एसिड का ही डिफरेंस होता है बस, तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आंसर भी यही आ जाएगा, H2A, H2B, H3, H4। और आप जब मैंने आपको डीएनए के टाइप्स बताई थी तब हिस्टोन प्रोटीन का जब जिक्र आया था तब भी मैंने ये सारे आपको टाइप लिख के बताए थे। तो यही होते हैं बच्चे, इसलिए जिक्र भी नहीं आता है। फिर से है लैम्डा फेज में एन और क्यू प्रोटीन क्या होते हैं बच्चे। लैम्डा फेज में क्या बोला जाता है, देखो लैम्डा फेज में एन और क्यू दोनों ही एंटी टर्मिनेशन फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। मतलब इनका मुख्य काम जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, को उन टर्मिनेशन संकेतों को पार करने में मदद करता है जो सामान्यतः ट्रांसक्रिप्शन को रोक देते हैं। एन प्रोटीन संक्रमण के शुरुआती चरणों में काम करता है जिससे विलंबित प्रारंभिक जीन का निर्माण होता है, और क्यू प्रोटीन बाद के चरणों में काम करता है जो देर से बनने वाले जो आपके जीन्स जैसे कैप्सिड प्रोटीन है उनके निर्माण के लिए पॉलीमरेज को आगे बढ़ाता है। अतः ये दोनों प्रोटीन ये सुनिश्चित करते हैं कि वायरल ट्रांसक्रिप्शन बिना रुके पूरा हो सके, जिससे वायरस का प्रजनन संभव हो सकता है। एन एंड क्यू जो बच्चे आपके सामने दिया है एंटी टर्मिनेशन फैक्टर, मतलब अगर क्वेश्चन बाई चांस कंसेप्ट पढ़े तो समझ में आ जाएगा, और बाई चांस नहीं पढ़े तो एक ही चीज कहता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोकने से बचाने के लिए 2 फैक्टर होते हैं। वही 2 फैक्टर आपके सामने उनके नाम लिखे हुए लैम्डा फेज में। ये बस ट्रांसक्रिप्शन को रुकने नहीं देते हैं, जो सिग्नल आया उसको दूर दूर से ही पास कर देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे, क्या करा, फिर से वही है। लैम्डा फेज की लिटिक और लाइसोजेनिक अवस्था के बीच जो आपका ट्रांजिशन होता है वो किसके कारण होता है। ये तो अभी आया था आपका पीछे क्वेश्चन, दोनों फेज मैंने बताए थे, है ना। तो इसमें लैम्डा फेज की लाइटिक और लाइसोजेनिक अवस्थाओं के बीच का जो बदलाव है बच्चे, ट्रांजिशन है, वो आपका साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन द्वारा कंट्रोल होता है। लाइसोजेनिक के दौरान जो इंटीग्रेज एंजाइम वायरस के डीएनए को मेजबान के क्रोमोसोम में एक विशेष स्थान पर जोड़ देता है। इसी तरह जब वायरस को लाइटिक चक्कर में जाना होता है तो फिर एक्सिसिनेज एंजाइम उसी स्थान से बाहर निकलता है। ये प्रक्रिया डीएनए के बहुत विशिष्ट और छोटे छोटे अनुक्रमों के बीच होती है। इससे सामान्यतः इसलिए हम लोग रिकॉम्बिनेशन की तरह से बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे हम स्थान विशिष्ट पुनर्संयोजन या साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं बच्चे। 21 नंबर पे आ जाइए। क्या कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादोत्तर, अनुवादोत्तर का मतलब ट्रांसलेशन के बाद का मॉडिफिकेशन एपिजेनेटिक विनियमन से संबंधित नहीं है। अब देखो 4-5 टर्म्स आ गई, और देखो ये जितने भी चीजें चल रही है ना, 3-3 यूनिट से कंसेप्ट उठे हुए हैं इनमें। सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग से भी उठे हुए हैं, जेनेटिक्स से भी उठे हुए हैं, फंडामेंटल प्रोसेस तो आप मैं करवा ही रहा हूँ आपको, तो आप ये घबरा मत जाना कि सर फंडामेंटल प्रोसेस में तो ये हमने पढ़ा ही नहीं कंसेप्ट। बहुत सारे आएंगे जो आप तब क्वेश्चन बना पाओगे जब कम से कम तीनों यूनिट तुम्हारी पूरी हो चुकी होंगी अच्छी प्रकार से। सेल कम्युनिकेशन वाला, अच्छा सेल कम्युनिकेशन के साथ में मेथड्स इन बायोलॉजी आपने पढ़ा है, या आपने जो क्लास में तो पढ़ लिया बैच में। 3-3, 4-4 यूनिट से एक एक टर्म उठा करके एक क्वेश्चन बन जाता। क्वेश्चन आसान होगा लेकिन आपने पढ़ा होना चाहिए, कंसेप्ट समझ में भी तभी आएगा। नहीं तो आप मुझे कहोगे सर आप तो ये पढ़ के निकल जा रहे हो, सर हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। मैं पढ़ के निकल रहा इसलिए लग रहा आपको क्योंकि आपने वो टर्म्स, वो कंसेप्ट नहीं पढ़े। छोटा मोटा एग्जाम हो तो हर कंसेप्ट 2 ही लाइन का होता है, यहाँ तो 2-2 घंटे के हैं भाई। अब ये पोस्ट ट्रांसलेशन जो आपका मॉडिफिकेशंस हैं, इस पे चला जाऊं तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूं, तब आपको बेटर समझ में आए।
पढ़ के आए हो तो कंक्लूजन आप जानते हो तो इसको समझ लोगे। तो इसलिए नकारात्मक मत होना अंदर से, जितना पहली बार में जितना मैक्सिमम गेन कर सको उसको गेन करो, बाकी कंसेप्ट सीखते रहो, समय अभी आप लोगों के पास में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन इज नॉट रिलेटेड विद एपिजेनेटिक रेगुलेशन? एपिजेनेटिक रेगुलेशन से कौन संबंधित है? मतलब क्या इस बात का समझो पहले, ये एपिजेनेटिक रेगुलेशन क्या होता है। एपिजेनेटिक रेगुलेशन या एपिजेनेटिक विनियमन ऐसे बदलाव शामिल है जो डीएनए का जो सीक्वेंस है ना उसको बिना बदले जीन का काम को कंट्रोल कर लेते हैं, जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। समझ गए बात को? डीएनए का सीक्वेंस भी नहीं बदला और फिर भी वो जो काम कर रहा था ना उसको कंट्रोल कर लिया गया। हिस्टोन एसिटाइलेशन, यूबिक्विटिनेशन और डीएनए मिथाइलेशन, ये सभी के सभी बच्चे आपके एपिजेनेटिक तंत्र हैं जो क्रोमेटिन को खोलने या बंद करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये तीनों हैं। अब कौन कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं ये? एक ए ऑप्शन में दिया गया है, एक सी ऑप्शन में दिया गया और एक डी में। अब इसके अलावा बच कौन गया? ऑप्शन नंबर बी। तो उसमें जो दिया गया है उसका काम ये नहीं है जो आपसे पूछा गया था। 22 नंबर पे आ जाओ बच्चे। ये फिर से आ गया आपका, siRNA इंटरफेयर एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल? ये siRNA बच्चे आपका इनमें से किस स्तर पे ये अपना काम दिखाता है? अभी ट्रांसलेशन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? आरएनए बनना। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन बनना। या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, डीएनए रेप्लिकेशन लेवल पे या ट्रांसलेशन लेवल पे, किस लेवल पे अपना काम करता है? भाई ये जो siRNA है ये मुख्य रूप से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्तर पे हस्तक्षेप करता है। ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब डीएनए से आरएनए का निर्माण हो चुका होता है। तो ये क्या करता है? गाइड के रूप में कार्य करता है और बच्चे आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसको विशिष्ट एमआरएनए तक लेकर के जाता है। बात खत्म। 23 नंबर पे आ जाओ बच्चे। 23 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र में डीएनए के पार्श्व लूप मौजूद होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम लेटरल लूप्स ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट? कौन से पे होते हैं? आपने 4 प्रकार के पढ़े हैं। देखो बच्चे, लैंप ब्रश क्रोमोसोम अपनी एक अलग प्रकार की संरचना के लिए जाने जाते हैं जिनमें लेटरल लूप्स मौजूद होते हैं। ये गुणसूत्र मुख्य रूप से जो एम्फीबियंस या फिर जो oocytes में भी पाए जाते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में आरएनए के संश्लेषण की जिनमें आवश्यकता होती है। ये जो आपके लूप्स है ना ये वास्तव में डीएनए के वे हिस्से होते हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। बात खत्म बच्चे, सारी चीजों का जवाब मिल गया सर, हो गया बी आंसर हमारा। 24 नंबर पे आ जाओ बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा जीन अभिव्यक्ति के लिए जीन अभिव्यक्ति के कंट्रोल के लिए ब्रिटन डेविडसन मॉडल का हिस्सा नहीं है? अब ब्रिटन डेविडसन मॉडल मैंने आपको पढ़ा था बैच के अंदर, पेड क्लासेस में जो बच्चे बैच में जुड़े हैं। तो ब्रिटन डेविडसन मॉडल का हिस्सा कौन सा नहीं है जो कि जीन एक्सप्रेशन के बारे में बच्चे आपको कंट्रोल के बारे में बताता हो? तो कौन है बच्चे? एक सेकंड को, प्रोमोटर, प्रोड्यूसर, रिसेप्टर, सेंसर। अभी आओ समझते हैं। ब्रिटन डेविडसन मॉडल जो था बच्चे यूकारियोट्स में जीन के कंट्रोल या उसके रेगुलेशन की जटिलता को समझाने के लिए दिया गया था। इस मॉडल में 4 मुख्य भाग थे। पहला सेंसर जीन जो कि सूचना प्राप्त करता है, दूसरा इंटीग्रेटर जीन जो कि रेगुलेशन आरएनए बनाता है, एक रिसेप्टर जीन जो कि उस आरएनए को पहचानता है और एक प्रोड्यूसर जीन जो वास्तविक एंजाइम या प्रोटीन बनाता है बच्चे। तो प्रोमोटर का यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं था। प्रोमोटर तो हमारी आज की मॉडर्न जो जेनेटिक्स है ना उसका हिस्सा है, ये पुराना मॉडल था। 25 नंबर पे आ जाओ बच्चे। इन निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक्स में जीन साइलेंसिंग में शामिल होने की सबसे अधिक संभावना है? जीन साइलेंसिंग का एक क्वेश्चन हो रहा था और आंसर भी आपने किया था बच्चे। यूकैरियोटिक्स के अंदर साइलेंसिंग मतलब साइलेंट करना, मतलब जीन को अपना काम करने से रोकना, उसको इनएक्टिव करना की बात होती है। तो इस प्रक्रिया में सबसे अधिक जो हमारे पास माइक्रो आरएनए है ना उसके शामिल होने की संभावना है बच्चे। ये था आपका क्वेश्चन, बाकी ज्यादा पढ़ना और लिखा हुआ है। तो जो भी बच्चे जिसको समझ में आया अच्छी बात है, कम समझ में आया तैयारी बढ़ाओ, कंसेप्टों पे काम करो बच्चे। संसारम एप्लीकेशन पे सीजी सेट के लिए फाउंडेशन बैच चल रहा है, अभी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो, या कहीं और ज्वाइन कर रखा तो वहां से कंटिन्यू करते रहें। सारी चीज़ों की जिम्मेदारी टीचर के ऊपर ना थोपें, भविष्य आपका दांव पे लगा है तो मेहनत भी आप ही की होगी। लाख बच्चे अगर एग्जाम देंगे तो लाख में से कुछ चंद 100-125 बच्चे ही फाइनली सिलेक्ट होंगे बच्चे।
तो उनमें आने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेहनत भी आपको उन सारे बच्चों से ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। टीचर की तरफ से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आईक्यू आप एमसीक्यू खुद लगाओगे तब ज़्यादा बनेगा, और एग्ज़ाम तक लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस बच्चे इसी प्रकार से हम आपका साथ देते रहेंगे। तो ये था सेशन बच्चे आज का, मिलते हैं दोबारा अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।